हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा केस बेस एमसीक्यू, केस सिनेरियो का जो हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 4। ठीक है सर, अगेन सब कुछ विथ कंसेप्ट ही कराया जाएगा। आइए सर देखिए, मिस्टर चंचल और मिस्टर चंचल और डॉक्टर हैविंग इन पेशेंट फैसिलिटी इन हर हॉस्पिटल इन अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। मिस्टर चंचल क्या है? चंचल एक डॉक्टर है जो कि इन पेशेंट फैसिलिटीज देती हैं। अब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि भाई साहब, अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर जो है ना, जीएसटी में एग्जामिशन नोटिफिकेशन के अंडर कवर था। डॉक्टर की फैसिलिटीज, डॉक्टर की फैसिलिटी बोले तो कौन सी वाली फैसिलिटी सर? कौन सी वाली फैसिलिटी? हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या थी सर? कवर थी मेरी एग्जामिशन नोटिफिकेशंस में। ठीक है, आगे आइए पढ़ते हैं हम। शी अवेल्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फ्रॉम हर स्पाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन बीइंग पेड। एंड इन्होंने एक फैसिलिटी क्या ले ली? अपने स्पाउस से ले ली। कौन सी? अपने स्पाउस मतलब अपने हस्बैंड से ली, बिना किसी कंसिडरेशन के। कौन सी? इंटीरियर डेकोरेशन की ये एक फैसिलिटी ले ली। दूसरा पढ़ते हैं। शी ऑल्सो अवेल्ड इट IT related service from his sister-in-law without any consideration। और एक सर्विस ले ली भाई साहब अपनी सिस्टर इन लॉ से, IT related सर्विस, दूसरी सर्विस ये वाली ले ली विदाउट कंसिडरेशन। बोथ सर्विस वर फॉर पर्पस ऑफ द ऑफ हर प्रोफेशन। अब शेड्यूल 1 अगर आप लोगों को याद हो तो इसमें हमने आपको क्या, इसमें आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर आप विदाउट कंसिडरेशन, सर कैसे समझाए, विदाउट कंसिडरेशन भी, विदाउट कंसिडरेशन अगर आप सर्विसेज लेते हैं तो भी उसको सप्लाई बना दिया जाता है। आपने ये जो पढ़ा ना, सप्लाई बना दिया जाता है, तो इसमें आपने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन अपने डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन से या अपने रिलेटिव से अगर कोई सर्विसेज लेता है, भले ही वो एफओसी बेसिस, फ्री ऑफ चार्ज हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, फ्री में भी विदाउट कंसिडरेशन भी अगर लेता है, विदाउट कंसिडरेशन भी अगर किसी पर्सन ने अपने रिलेटिव से या डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन से विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई सर्विसेज ली है, और वो सर्विसेज किस पर्पस के लिए लिए? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, इन कोर्स, इन द कोर्स और फर्दर हैंड्स ऑफ बिजनेस अगर आपने ले ली होती है, फर्दर हैंड्स ऑफ बिजनेस अगर आप लेते हैं, तो भाई साहब रिलेटिव से ली गई वो सर्विस ऑलवेज सप्लाई के मीनिंग में आती है और इस पे जीएसटी देना पड़ता है। ऑलवेज ऑलवेज सप्लाई के मीनिंग में आती है और जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि सर रिलेटिव मतलब कौन? तो रिलेटिव में आपका स्पाउस तो आपका रिलेटिव है ही, प्लस सन और डॉटर भी रिलेटिव है। बट इसके साथ साथ अगर आपका ब्रदर और सिस्टर और ये आप पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर आप पे डिपेंडेंट होते हैं तो आपके रिलेटिव होते हैं। लेकिन कहीं सिस्टर इन लॉ के बारे में नहीं बोला गया है। तो जो आपने इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली, जो चंचला ने, सी ने जो इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस भाई साहब अपने स्पाउस से ली है, वो तो सर रिलेटिव की मीनिंग में आ गया। स्पाउस इनका रिलेटिव की मीनिंग में आ गया, भले ही फ्री में ली है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सर्विस वर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन ली है, तो सर ये इसको सप्लाई के मीनिंग में ला दिया जाएगा, ये तो सप्लाई बन जाएगा। लेकिन जो आईटी रिलेटेड सर्विस सिस्टर इन लॉ से ली है, सिस्टर इन लॉ रिलेटिव में नहीं आया, भले इन द कोर्स ऑफ फर्नेस ऑफ द बिजनेस लिया है, लेकिन सिस्टर इन लॉ रिलेटिव मीनिंग में नहीं आया, तो इस वाली सर्विस को जीएसटी नहीं डलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो स्पाउस से इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली है उस पर जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। देखो प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। मिस सी प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज इन हर हॉस्पिटल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज इन हर हॉस्पिटल। ठीक है भैया, ये अपने हॉस्पिटल में कुछ सर्विसेज के साथ साथ ये सर्विसेज भी दी हैं। प्लास्टिक सर्जरी टू इनहेंस ब्यूटी ऑफ फेस, फेस की ब्यूटी बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का ट्रीटमेंट दी है। अब अगर आपको अच्छे से कुछ चीजें याद हो तो सर देखिए, हेल्थ केयर सर्विस, सर हेल्थ केयर सर्विस को आपने एग्जेम्पशन तो दी है, हेल्थ केयर सर्विसेज को सर एग्जेम्पशन तो दे दी है, लेकिन हेल्थ केयर सर्विसेज में सर क्या आएंगे? तो हमने क्या पढ़ा था, हेल्थ केयर सर्विसेज अगर कोई हॉस्पिटल देता है या मेडिकल प्रैक्टिशनर देता है, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देते हैं, पैरामेडिक्स देते हैं, लेकिन कौन सी सर्विस सर? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, स्पेलिंग पे मत जाओ यार आप लोग, ट्रीटमेंट एंड केयर की फैसिलिटीज अगर किसी पेशेंट को देते हैं तो सर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर की फैसिलिटी देते हैं तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज में आता है। लेकिन यहाँ पे अगर प्लास्टिक सर्जरी कराई गई, देखिए यहाँ प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई, ये डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर के अंदर नहीं, के ब्यूटी ट्रीटमेंट है भाई। किसी
सेलिब्रिटी का चलो आपने लिप्स की ब्यूटी ट्रीटमेंट कर दी, तो प्लास्टिक सर्जरी ये वाली जो ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए होती है ये कहीं से एग्जेम्प्ट नहीं होती है, ये आपकी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। और यही प्लास्टिक सर्जरी अगर मान लो किसी बच्चे के क्लटर्ड लिप्स के लिए करते, या इन कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए करते, एसिड अटैक हो गया उसका चेहरा जल गया इसलिए करते, तब अगर इन कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट करते, हेल्थ केयर फैसिलिटी करते, तो यही प्लास्टिक सर्जरी क्या हो जाती, एग्जेम्प्ट हो जाती। हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस भी सेम इसी में है, लेकिन अगर आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट के तहत किया तो भाई साहब इस पे कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगी, पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एम्बुलेंस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, एम्बुलेंस सर्विस जो होती है, एम्बुलेंस सर्विस भी एग्जामेशन में आती है क्योंकि ये हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर आती है। इवन अगर डिसीज्ड बॉडी को भी एम्बुलेंस के थ्रू ट्रांसमिट कराया जाता है तो डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन को भी एग्जामेशन के तहत रखा गया है। ठीक ठीक है सर। रेंटिंग ऑफ स्पेस ऑफ रन मेडिकल स्टोर इन हॉस्पिटल प्रेमाइसेस। अब बताओ, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कि उन्हीं का खुद का मेडिकल स्पेस भी होता है, मेडिकल स्टोर होता है, तो वो रेंटिंग का है, वो आपने रेंटिंग किया है स्पेस का, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई यूज नहीं है, वो मेडिकल फैसिलिटी या हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर नहीं आता है। तो ये भी सर जी टैक्सेबल होगा, इस पे भी कोई एग्जामेशन नहीं आएगी। क्लियर है? यहां तक की बात तो क्लियर है। देखो प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, अभी एक एक चीज को खोजते खोजते हम यहां तक पहुंचे, प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, सब कुछ मिक्स केस बेस्ड सिनेरियो, गजब की प्रॉब्लम्स बन रही है। शी इज ऑल्सो कंसल्टेंट इन अदर हॉस्पिटल एंड रिसीव 40 लाख एज कंसल्टेंसी फी फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स। तो भाई साहब अगर ये हॉस्पिटल्स में कोई भी कंसल्टेंसी की फीस से 40 लाख रुपए अर्न भी कर रही है, तो वहां पे क्या कंसल्टेंसी दे रही होंगी भाई, पैरासिटामॉल खाओ, सिफेक्सिन खाओ, एमोक्सिलो एंड ऑल दैट, मतलब क्या वहां पे लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज ही तो देती होगी हॉस्पिटल में, और क्या देगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी देती होगी, लोगों को अपनी प्रोफेशनल एडवाइस दे रही है, तो ये भी एग्जामेशन के तहत आ जाएगा। फर्दर शी ऑल्सो प्रोवाइड कैंटीन फैसिलिटी टू द रिसीव्ड 55,000 फ्रॉम इन पेशेंट्स, 35,000 फ्रॉम पेशेंट्स एंड हु आर नॉट एडमिटेड एंड 25,000 फ्रॉम विजिटर्स फॉर द सेम फैमिली। देखो ये बात आ गई कि ये क्या थी, ये इन्होंने ना अपने ही हॉस्पिटल के अंदर एक छोटा सा स्पेस ले लिया और यहाँ पे ये कैंटीन चला रही हैं। ठीक है, इस स्पेस के अंदर अब ये कैंटीन चला रही हैं। ये कैंटीन चलाते समय यहाँ से फूड कौन कौन ले रहा है, जो एडमिटेड पेशेंट को होता है ना भाई, केवल दाल रोटी खानी है, हल्की बिना गरम मसाले का खाना खाना है, तो जो एडमिटेड पेशेंट्स को है वहां वो भी खाना जा रहा है। लेकिन कुछ पेशेंट आए मान लो वेटिंग आवर्स लगा है 4 आवर्स, फिर वो खाना खा के चले गए, उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी ली, आपने आपने दवाइयां लिख दी, लेकिन वो खाना खा के चले गए। ठीक, लेकिन पेशेंट जब 4 घंटा वेट कर रहे थे डॉक्टर से मीटिंग के लिए, तो उन्होंने खाना भी खा लिया। और दूसरा भाई, ये एडमिटेड पेशेंट है या ऐसे भी नॉर्मल कोई पेशेंट आया हो, उसके साथ अगर कोई विजिटर आया था, तो विजिटर को भी तो भूख लगी थी, उसने भी कुछ खाना खा लिया। तो आपको एग्जामिशन क्या दी, जो एडमिटेड पेशेंट्स थे ना, जो एडमिटेड पेशेंट्स थे, इनको जो फूड सप्लाई होता है भाई साहब, ये हेल्थ केयर सर्विस में आता है और यहाँ पे एग्जामिशन मिलती है, यहाँ कोई जीएसटी की बात नहीं करेगी। लेकिन जो पेशेंट था, भले वो एडमिट नहीं था, लेकिन पेशेंट था लेकिन एडमिट नहीं था, इसको फूड दिए तो भी जीएसटी लगेगा, और विजिटर्स को फूड दिए तो भी जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो प्रोवाइड किया है कैंटीन फूड फैसिलिटी 55,000 इन पेशेंट्स को, जो पेशेंट एडमिटेड थे, वो तो सर जीएसटी के दायरे से बाहर हो गया। लेकिन 35,000 फ्रॉम पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड, जो आए दिखाई चले गए, उन पेशेंट से जो पैसा आया वो, प्लस विजिटर से जो 25,000 रुपया आया, ये दोनों मिला दो तो आपका ये जो 60,000 रुपीज बनता है, सर ये 60,000 क्या होगा, ये आपका जीएसटी के दायरे के अंदर आ जाएगा, इस पे जीएसटी देना पड़ेगा, लेकिन ये 55,000 रुपए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक भी बात भी क्लियर है। बहुत मजा आने वाला है बाबू आगे, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा लगा हमें। अब चलो, जीएसटी फाइल जीएसटीआर, चलो शी फाइल जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जून, जून के लिए जीएसटीआर 3B डाल दिया विद सम एरर्स, कुछ एरर किए। याद करो, एरर होता है तो आपका रेक्टिफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नेक्स्ट रिटर्न में अमेंडमेंट टेबल के अंदर रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, अमेंडमेंट टेबल के अंदर कोई रिवाइज्ड रिटर्न नहीं होता है, अमेंडमेंट टेबल का ही कंसेप्ट है यहाँ पे, याद रखना। She filed the annual return for the said financial year on 31st October of the next year, whereas due date of the said annual return 31st December for the next year। ठीक है भाई साहब, आपने जल्दी एनुअल रिटर्न दे दिया, कोई बात नहीं। प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मिस सी स्यू मोटो ऑन 31st जुलाई। देखो 31st जुलाई को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। ठीक ठीक है, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन वॉज सर्व्ड ऑन 5th अगस्त, लेकिन आपका ऑर्डर कैंसिल तो हो गया 31 जुलाई को, आपका ये हो गया, कैंसिल कर दिया। अब ये स्पीड पोस्ट करके जब आपको भेज रहा है लेटर, आपको कब पता चला है, 5 अगस्त को आपको पता चल रहा है कैंसिलेशन ऑर्डर आपको सर्व कर दिया गया, चिट्ठी आपको मिल गई है 5 अगस्त को। ठीक ठीक है सर जी। अब याद करो, एक प्रोविजन उन्होंने पढ़ा था कि अब अगर 5 अगस्त को आपको मिल रही है तो आप चाहो तो आप इसको रिवोक कर सकते हो। रिवोक
रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर आप करा सकते हो, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, आप रिवोकेशन करवा सकते हो अपने कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर का, लेकिन यहाँ पे क्या था 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्या था, ऑर्डर सर्व्ड था, याद करना, फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन नहीं था बाबू, और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर सर्व था, जिस दिन आपको सर्व हुआ उससे 30 दिन, तो 4 अगस्त से 30 दिन कब तक पहुंचते हैं सर, 4 अगस्त अगर आप देखिए 30 दिन, तो आपके अगस्त के 26 दिन प्लस 4 दिन और जोड़ लें तो मतलब 4 ऑफ सितंबर तक आपको करना पड़ेगा, 4 ऑफ सितंबर तक आप ऑर्डर को रिवोक कर सकते हो। और एक बात और याद रखना, जहां पे स्टूडेंट से गलती हो सकती है कि जब आप अपनी फाइनल रिटर्न देते हो ना, कैंसिल हो जाने के बाद फाइनल रिटर्न आपने रिवोक नहीं करवाया, आप कैंसिल करवा खुद रहे हो या वो कर रहा है, फाइनल रिटर्न जो देते हो वो 3 मंथ है, गलती से रिवोकेशन की डेट 3 मंथ मत समझना, फाइनल रिटर्न की 3 मंथ है, लेकिन रिवोकेशन को अगर कैंसिलेशन को रिवोक करना है तो उसके लिए 30 डेज की ही लिमिट दी गई है। ठीक ठीक है सर जी। However, she applied for revocation from the same and got registration certificate revoked। ठीक है, इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वापस मिल गया, और कब इन्होंने एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन कब तक करनी होगी, 4 सितंबर के पहले पहले भाई साहब कर दीजिए, 4 सितंबर तक इवेंट कर दीजिए आप। ठीक है, all the amount given above are exclusive of taxes whereas applicable all the supply referred above is intra-state unless specified otherwise। From the following given above choose the most appropriate answer from the following question। अभी तक आपने यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा और देख लीजिए कितनी ज्यादा आपको इसमें इस पूरे में इतने ज्यादा कंसेप्ट आपके यहाँ पे रिवाइज भी हो गए, तो बेटा बहुत अच्छा ये जाता है। 14-15 मिनट की डेली की क्लास है, इसको जरूर कर लेना। चलो 4.1 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम द स्पाउस इज अ डीम्ड सप्लाई। हाँ सर जी, आपने स्पाउस से जो सर्विस ली वो आपका रिलेटिव बन गया, और रिलेटिव से फ्री ऑफ चार्ज सर्विस डीम्ड सप्लाई होती है, तो यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो बोला है सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ इज डीम्ड सप्लाई। हमने देखा सर सिस्टर इन लॉ रिलेटिव की मीनिंग में नहीं आई है, रिलेटिव नहीं है, और हमने भले ही से इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस दिया है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन दिया है, विदाउट कंसिडरेशन दिया है, कहीं से भी ये डीम्ड सप्लाई नहीं बन पाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर स्पाउस इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, सर ये बात भी गलत है क्योंकि ये डीम्ड सप्लाई बन जा रहा है। चौथा स्टेटमेंट है सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, सर यस ये बात भी सही है, डीम्ड सप्लाई नहीं है क्योंकि रिलेटिव भी है, नहीं रिलेटिव नहीं है, और रिलेटिव से अगर हम रिलेटिव से फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, विदाउट कंसिडरेशन लेते हैं, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस लेते हैं, तो ही उसको हम डीम्ड सप्लाई मानते हैं। तो सर मेरा स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, मतलब 1 एंड ये ए आपका सही आना चाहिए। देखते हैं ए क्या सही, ए आपका सही आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सर, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस एस। चंचला ने क्या कैंटीन सर्विस जो दी है वो कैंटीन सर्विस में कौन सा टैक्सेबल वैल्यू था, तो पेशेंट्स को जो दी थी सर 55,000 की सर्विस, देखिए यहाँ पे पेशेंट्स को जो 55,000 की सर्विस थी वो तो एग्जाम्प्ट हो गई, लेकिन ये 35 और ये 25 हमने जोड़ के आपको 60,000 बताया था सर कि 60,000 आपकी टैक्सेबल सर्विस जाएगी, तो ये 60,000 रुपीज ही टैक्सेबल होना चाहिए, आपका 60,000 रुपीज देखिए टैक्सेबल आता है, आंसर आपका यही होगा। ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चंचला शुड हैव अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफाइड बाय 4th ऑफ सितंबर विथ रीजनिंग आपको समझा दिया गया है सर, 30 डेज, ऑलवेज रिमेंबर 30 डेज। ओके ओके सर जी। चौथा पॉइंट आपसे है सर, ये रिवोकेशन, एक बात आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर जब एक बार डिपार्टमेंट ने रिवोकेशन कर दिया, डिपार्टमेंट ने कहा रिवोकेशन कर दिया, ठीक है, तो सर इसको किस बेट पे, रिवोकेशन ऑर्डर को रोकना आपको, रिवोकेशन ऑर्डर मतलब रिवोकेशन ही कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन एक बार डिपार्टमेंट ने कर दिया तो आप कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक करना चाहते हैं, मतलब आप खुद को फिर से रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो सर ये करने का आपको अधिकार दिया जा सकता है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, नेचुरल जस्टिस के बीइंग पे अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया गया, उसने क्या किया, डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे आप उसको रिवोक कर सकते हो सकता है आपने रिटर्न नहीं दी थी इसलिए उसने कैंसिल कर दिया, या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के 6 मंथ के अंदर अंदर आपने बिजनेस नहीं किया, इस केस में तो बिजनेस चल रहा है, हो सकता है इस केस में रिटर्न नहीं दिया हो, तो भाई साहब आप रिटर्न देके अपने आप को फिर से बहाल करा सकते हो, फिर से रजिस्टर करा सकते हो, इसलिए 30 डेज की लिमिट दी गई है। ठीक ठीक है सर जी। मैक्सिमम टाइम परमिसिबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कमिटेड इन मंथली रिटर्न ऑफ जून, जून के मंथली रिटर्न के लिए मैक्सिमम आप कब तक अपने आप को रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, तो सर यहाँ पे आपका आएगा 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर के 20 तारीख तक।
सितंबर की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न हो गया, तो 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर आपका आंसर आना चाहिए। 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर आता है। चलिए, वो तो एकदम याद करने वाली चीज थी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस सी एंड हर हॉस्पिटल इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हॉस्पिटल इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कौन से सर्विसेज हैं? तो देखो, हमेशा अब हॉस्पिटल की कौन सी सर्विस एग्जम्प्ट होगी, याद रखना, वो कौन सी सर्विस जो कि हेल्थ केयर सर्विस है। हेल्थ केयर सर्विस है। ब्यूटी ट्रीटमेंट जो हम दिए थे वो भी नहीं होगा, जो रेंटिंग किए थे ब्यूटी ट्रीटमेंट दिए थे वो भी नहीं होगा, जो रेंटिंग हम दिए थे शॉप को, मेडिकल शॉप को, वो भी नहीं होगा, और जो हम पेशेंट्स को खाना वाना खिला रहे थे, जो एडमिटेड पेशेंट थे उसका तो हो जाएगा, लेकिन अदर पेशेंट और विजिटर्स को जो खाना दे रहे थे वो भी एग्जेम्प्ट नहीं है। पढ़ते हैं। प्लास्टिक सर्जरी टू इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द फेस, सर ये एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, ये है क्या सर? टैक्सेबल। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं सर। तो एम्बुलेंस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, सर ये बात तो एग्जेम्प्ट है। सर ये कहाँ से सर? इस ये तो एग्जेम्प्ट है। तो हमसे पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड बाय मिसेस चंचला हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट। हमको एग्जेम्प्ट निकालना है सर, मेरा ये एक आंसर जाएगा। उसके बाद देखते हैं, रेंटिंग ऑफ स्पेस ऑफ रन मेडिकल स्टोर इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस, सर ये रेंटिंग फैसिलिटी है, कहीं हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, तो इस पे तो जीएसटी लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कर रहा है, कंसल्टेंसी सर्विस बाय मिस सी इन अदर हॉस्पिटल्स। अदर हॉस्पिटल्स को भी अगर ये सर्विस दे रही है, मैंने क्या बताया आपको, कंसल्टेंसी सर्विस कौन सी दे रही होगी? हेल्थ केयर सर्विस दे रही होगी ना, कि इस पेशेंट को पैरासिटामॉल खाना है एंड ऑल दैट। तो सर ये भी आपकी एग्जामिशन नोटिफिकेशन में आ गई, ये भी आपकी हेल्थ केयर सर्विस है, तो सर ये भी एग्जाम हो गई, जीएसटी की बात नहीं होगी। मतलब 2 और 4 आपका एग्जाम होगा। तो सर 2 और 4 है ही नहीं क्या? है तो 2 और 4 सर ये एग्जाम होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा सी, सी 3 और 4 आपका एग्जाम हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो चलो आज भी 15 मिनट अराउंड हो गए हैं, और आपका ये आईसीएआई का जो केस बेस्ड एमसीक्यू हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ना, आईसीआई की बुकलेट से पढ़ रहे हैं, केस सिनेरियो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ये बेनिफिट देगा क्योंकि आपके अदर कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं, आपका पूरा वे टू सक्सेस बन रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे इस चैनल अचीवमेंट सीपीएस को जरूर करते रहिएगा। और अगर आपको कहीं इनकम टैक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए अभ्यास सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। 40 घंटे के अंदर जो पूरा का पूरा आपका आईसीआई मॉड्यूल विथ कंसेप्ट, ओके, विथ कंसेप्ट सॉल्व करवाया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, इसके लिए हम बता देते हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने कभी भी इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कभी भी इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, और जो फ्रेशर्स हैं वो अभ्यास सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे। ये रिपीटर्स के लिए, या फिर जिन्होंने पहले क्लासेस लगाई थी और उसके बाद एग्जाम नहीं दे पाए या दिए तो उनका क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए अभ्यास सीरीज डिजाइन करके बनाई गई है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। टेक केयर, बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहना।